ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ये देखा था कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है, किस साइज का बनता है, कहाँ पे बनता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। तो उसमें अपने को ध्यान रखने वाली जो बात है वो सिंपल एक ही बात है कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की, दोनों की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है। एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आगे है तो इमेज मिरर के पीछे बनती है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आती है। लेकिन मिरर को अगर आगे पीछे करोगे तब भी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेफिनेटली सेम आएगा। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट अब अपने से कभी कभी पूछा जाता है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया उसने कि इमेज की साइज कितनी होनी चाहिए, जिससे जैसे मेरी बात कर लो कि मेरी पूरी फोटो इमेज के अंदर और सॉरी मिरर के अंदर मेरे को दिखाई देने लग जाए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि इमेज जो है, मिरर जो है, छोटे से छोटा पीस जो होता है मिरर का, छोटे से छोटा पीस, वो भी ऑब्जेक्ट का इमेज, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज बना सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि छोटा मिरर होगा तो अपने को पूरा इमेज एक साथ दिखता नहीं है, इमेज बनता वैसा का वैसा है। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर अपन छोटी साइज का मिरर लें तो पूरी बॉडी अपने को एक साथ नहीं दिखती है, कुछ पार्ट ही अपने को दिखता है, लेकिन इमेज बनता पूरा का पूरा है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि इतना छोटा सा मिरर ले लोगे दिखता अपने को छोटा है, यानी जितना दिख सकता है, जितनी जितनी रेस रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों तक पहुंच सकती है उतना इमेज तो दिख जाता है। बाकी ये हो सकता है कि अपनी आंखों तक वो रेस नहीं पहुंच रही। तो रेस कौन कौन सी अपनी आंखों तक पहुंच रही है, कितनी साइज का इमेज दिख रहा है, वो पता करने के लिए, वो एरिया पता करने के लिए अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद क्या होता है समझेंगे। फील्ड ऑफ व्यू नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोई फील्ड जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच सकती है, यानी जहां तक इमेज देख सकते हैं अपन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया, एरिया कवर्ड बाय रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि इमेज जो बनाते हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज ही बनाती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जितना एरिया कवर करेगी उसी को अपन फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे कैसे उसको समझते हैं थोड़ा। देखो, जैसे ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास कोई प्लेन मिरर है, और सपोज ये अपने पास कोई यहां पे कहीं पे, लेट से कि मैं यहां पे रख लेता हूं ऑब्जेक्ट को, या फिर अभी सेंटर में रख लिया, चलो मैंने सेंटर पे रख लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट। अब अपने को ये पता करना है कि अपने को पता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो ये मिरर बनाएगा, लेकिन मैं जैसे मैंने यहां से देखा तो अपने को इमेज दिखा या नहीं दिखा, जैसे मैंने यहां से देखा तो अपने को इमेज दिखा या नहीं दिखा, जैसे मैंने यहां से देखा तो इमेज दिखा या नहीं दिखा। कुल मिला के अपने को ये पता करना है कि कितनी पोजीशन के अंदर मैं मूव करूं, या फिर कौन कौन सी पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा और कौन कौन सी पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखेगा।
आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो देखो इमेज बनाते हैं। अब ध्यान रखना कि अपने को एक्सट्रीम रेस बनानी पड़ेगी। कि देखो कि भाई मैक्सिमम कहां तक रेस जा रही है या मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रेस कहां तक जा रही है। तो जितना मिरर है उसके सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे रेस को इंसिडेंट करवा दो कि बीच वाली रेस तो वहां पे पहुंचेगी सही, एक्सट्रीम रेस हमेशा एक्सट्रीम पे होगी। कैसे समझते हैं? देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक कर लेता हूं, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट है सपोज, जैसे ये रे जो है ये रे रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी। तो ये एक्सट्रीम रेस नहीं है, मतलब जैसे यहां पे अगर कोई देखोगे, यहां पे कोई अगर आदमी यहां पे देखेगा तो ये रेस तो उसके पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन मिरर तो अभी और बचा हुआ है, तो यहां वाली जो रेस रिफ्लेक्ट हो रही है वो पहुंच सकती है। तो अगर मेरे को पूरा फील्ड ऑफ व्यू पता करना है या पूरी एक्सट्रीम पोजीशन पता करनी है, हमेशा तुम मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट पे रेस इंसिडेंट करवा दो कि भाई इसके बाद तो कोई रेस जाएगी नहीं, तो ये रेस रिफ्लेक्ट होके उधर चलेगी। कैसे कैसे इधर भी मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे रे करवाता हूं, ये एक्सट्रीम रे जो इंसिडेंट हो सकती है और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आता है। तो यानी ये रेस जहां जहां पहुंचेगी वहां पे तो अपने को इमेज दिखेगा। यानी ये जो एरिया है के अंदर अगर कोई आदमी देखेगा तब तो उसको इमेज दिखेगी, इसके बाहर से अगर कोई आदमी देखेगा तो उसको इमेज नहीं दिखेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। सर वीडियो पॉज हो गई सर वीडियो पॉज है। सर हो गया था। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस क्या पढ़ा है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी। आवाज आ रही है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तेरा सर ठीक है, एक सेकंड, फोन थोड़ा सा कम चार्ज है, मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, बस 10 सेकंड रुक जा। हाँ, तो सबको आवाज आ रही है? यस तो मेरे को सोच के बताओ कि सबसे लास्ट में ये जो रेस है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या इमेज दिखेगी? नहीं। इसको इमेज नहीं दिखेगी। ये इमेज नहीं देख सकता। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर सर वीडियो ब्लर है।
क्या वीडियो ब्लर हो गया क्या? यस सर। हाँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। लैग सर भी हो बीच रहा बीच में है। आवाज भी और अटक। आपका नेटवर्क भी फ्लक्चुएट हो रहा है। एक सेकंड, मैं इसका, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। 1 सेकंड रुको तुम। हाँ, अभी कैसे है बोलो? वैसा ही है सर। ब्लर है सर। दिखाई दे रहा है अभी? नो सर। दिखाई नहीं दे रहा? ब्लर है नहीं, सर। ब्लर ब्लर। एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा। सर अभी ब्लर ही है या सही हुआ है? सही है सर। ठीक है, अभी ठीक है? हाँ। ठीक है, यस तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कुल मिला के फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया कि अपन क्या करते हैं, आगे से कभी भी फील्ड ऑफ व्यू अगर अपने को बनाना है या अपने से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि एक्सट्रीम रेस के बीच में एरिया कितना है, या फिर कितना एरिया के अंदर कोई आदमी अगर खड़ा रहे या यहां से यहां तक ट्रेवल करे तो कितनी डिस्टेंस तक उसको जो है इमेज दिखाई देगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेस बनाएंगे।
तो फील्ड ऑफ व्यू को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू को एक तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि रिफ्लेक्टेड रेज जितना एरिया कवर करेगी वो जो है फील्ड ऑफ व्यू होगा, या मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ फील्ड इन विच ए पर्सन कैन सी image formed by a mirror, कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई पर्सन होगा तो वो ये जो इमेज बनाएगा उसको देख सकता है, इसके बाहर अगर इधर उधर होगा तो वो इस इमेज को नहीं देख सकता। ध्यान रखना, इमेज दिखे या नहीं दिखे, इमेज बनती हमेशा है। छोटे से छोटा मिरर भी ले लोगे तो अभी इमेज बनेगा और उतनी ही साइज का बनेगा, लेकिन दिखना सबका अलग अलग होता है, देख सकता है नहीं भी दिख सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये नोट डाल के लिखिएगा, ए पीस ऑफ मिरर इज इनफ टू फॉर्म इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एक पीस ऑफ मिरर, बहुत छोटे से छोटा मिरर भी बना सकता है, लेकिन वो अपने को दिखे या नहीं दिखे वो डिफरेंट बात है, और वो एग्जैक्टली सेम टाइप का ही बनाता है। ऐसा नहीं कि छोटा मिरर होगा तो छोटा इमेज बनाएगा, बड़ा मिरर होता है तो बड़ा इमेज बनाता है, नहीं, एग्जैक्टली सेम टाइप का इमेज बनता है, एज सेम एज बिगर मिरर। जो बड़ा मिरर जैसे इमेज बनाता है एग्जैक्टली सेम टाइप से छोटा इमेज मिरर भी इमेज बनाता है, अपने को दिखे या नहीं दिखे वो डिफरेंट बात है। इसीलिए अपन ने फील्ड ऑफ व्यू डिफाइन किया है कि कब कब अपने को दिखेगा, कब कब अपने को नहीं दिखेगा। अगर अपन इस व्यू के अंदर, इस फील्ड के अंदर होंगे, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर अगर अपन होंगे तब तो अपने को इमेज दिखेगा, अदरवाइज अपने को इमेज नहीं दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके अंदर कोई डाउट नहीं किसी को? इसके अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन जो है आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। Okay, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. अच्छा, एक और बात, मिरर को अगर ऊपर नीचे करोगे, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करोगे तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो, ऑब्जेक्ट यहां पे और अपन ने मिरर को यहां प्लेस किया है, तो फील्ड ऑफ व्यू निकालना है अपने को, तो एक्सट्रीम रेस इंसिडेंट करो, तो ये जैसे रेस यहां गई, ये नॉर्मल बना गया, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रेस यहां जाएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तुमको लॉजिकली सोचो, ये फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा अपना। तो इस केस में क्या फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा?
Yes, sir. sir. अगर अपन मिरर को ऊपर नीचे प्लेस करोगे, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करोगे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू if we place mirror asymmetrically, then field of view is decreased. फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू अगर कम होगा इसका मतलब लेसर रेज वहां तक पहुंच पाएगी, कम रेज ही जो है वो यहाँ पहुंच पाएगी। सारी की सारी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब डेफिनेटली क्या, जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। अरे बोलो। Yes, sir. तो इमेज की इंटेंसिटी भी जो है वो कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से पहले निकल रही, जो रेस निकल रही थी, उनमें से मैक्सिमम रेस मिरर पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन तुमको सोचो कि जो यहाँ पे रेस आ रही है ये तो अब रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, इन रेस से तो कोई इमेज बनेगा ही नहीं, यानी बहुत कम रेस इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होगी। तो कम रेस से इमेज बनेगा तो उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली कम होगी। तो ऐसे केस में फील्ड ऑफ व्यू भी कम होता है और इमेज की इंटेंसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? सर इंटेंसिटी का रिपीट कर दो ना एक मिनट। अरे सिंपल सी बात है कि जैसे एक इमेज तो जैसे 10 रेस मिलके बना रही है, एक इमेज 5 रेस मिलके बना रही है, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम होगी। जितनी ज्यादा रेस इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होगी, या जितनी ज्यादा रेस जो है इमेज बनाने के लिए काम आ रही है, उतनी इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इमेज ज्यादा ब्राइट बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो रेस ऐसे निकल रही है, यहाँ इस एरिया वाली जो रेस है वो तो सीधी सीधे निकल जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, मिरर पे इंसिडेंट ही नहीं होगी। जो रेस इस डायरेक्शन में जा रही है वही रेस रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएगी। पहले तो मिरर सिमेट्रिकली था, तो सारी रेस, मैक्सिमम रेस इमेज बना रही थी, लेकिन अभी तो बहुत कम रेस इमेज बना रही है, तो इंटेंसिटी डेफिनेटली कम होगी। ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो अपन इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल ट्राई करें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखो,
ये y एक्सिस है, ये जो है वो y एक्सिस है, और इस y एक्सिस पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है। सपोज यहां से नहीं, यहां से मान लो कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे और कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस मिरर की जो लेंथ है वो कुछ d है। ऑब्जर्वर जो है वो v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, ये y एक्सिस है। ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर is moving along y-axis with constant velocity v. Velocity v. तो अपने को सॉल्व करना है टाइम, कैलकुलेट टाइम in which time interval in which observer can see image. ऑब्जर्वर जो है अपने को टाइम कैलकुलेट करना है जिसके लिए ऑब्जर्वर जो है वो कितने टाइम के लिए, अगर y एक्सिस के अलावा मूव करे तो कितने टाइम के लिए ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकता है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच लेंथ l है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में यानी y एक्सिस के बीच में लेंथ l है, मिरर d लेंथ का है। सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। Yes, sir. हाँ तो बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। तो इधर ध्यान दो, एक एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ, इसी टाइप का एक नेक्स्ट एग्जांपल तुम ट्राई करना। इस टाइप के देखो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें के अंदर ज्योमेट्री है, बस ज्योमेट्री लगानी है अपने को, और कोई लॉजिक नहीं। और ज्योमेट्री लगाने का एक फिक्स मेथड होता है। देखो अपने को सिंपल क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से रेस निकलेगी, इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ये मतलब यहाँ इमेज बनेगा। अब यहाँ पे इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा वो अपने को पता करना है, मतलब कितनी डिस्टेंस के लिए इमेज बन सकता है, यानी कितनी लेंथ तक इमेज बन सकता है। अगर वो अपने पास लेंथ आ गई, यानी कितने लेंथ के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच सकती है, अगर अपने पास वो लेंथ आ गई तो वेलोसिटी अपने को पता है v, तो टाइम निकल जाएगा कि इतने टाइम तक ऑब्जर्वर इमेज देख सकता है। तो अपने को निकालना है कि इस y एक्सिस पे या इस कर्टन पे
कितनी लेंथ में इमेज बनेगी, यानी यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, अपने को एक्सट्रीम, मैंने बताया था एक्सट्रीम रेस बनाओ यहां से और यहां से, और एक्सट्रीम रेस बनाने के बाद ज्योमेट्री कैसे लगानी है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा ट्रायंगल्स बनाने हैं। कैसे बनाने बताता हूं मैं, कि ये रेस यहां पे इस एक्सट्रीम पे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके तो जिस एंगल पे आई, ये जैसे इस एंगल पे आई और ये एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल, तो ये ऐसे चली गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक बन गई एक्सट्रीम फर्स्ट वाली। सेकंड एक्सट्रीम बनाता हूं, तो ये एक्सट्रीम रेस बन गई और जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे निकल जाएगी। तो ये अपने पास रिफ्लेक्टेड रेस भी बन गई। थोड़ी नीचे बना देता हूं ज्यादा से। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस बन गई अपने पास। ये इस मिरर का नॉर्मल है, ये नीचे वाला नॉर्मल। सबसे पहले तो मेरे को सोच के बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। D. ये तो डी है, अपन ने मिरर के कॉर्नर से सिमेट्रिकली नॉर्मल बनाया है, तो ये डिस्टेंस तो डी मिरर के इक्वल। अब अपने को ये डिस्टेंस अगर आ जाए, एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, तो अपने पास टोटल फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा। इतने डिस्टेंस के अंदर ऑब्जर्वर जो है इमेज देख सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का मिरर के साथ जो ट्रायंगल बनता है, उन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का मिरर के साथ जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को कंपेयर करोगे। देखो ये इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे का मिरर के साथ ट्रायंगल यानी दिस ट्रायंगल, एक तो इस ट्रायंगल को देखोगे, एक रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका मिरर के साथ ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल बनेगा। तो एक तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखना है। लॉजिकली सोच के बताओ कि दोनों ट्रायंगल्स को अगर कंपेयर करोगे, दोनों ट्रायंगल के अंदर एक तो इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, दोनों के अंदर एक तो एंगल 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक एंगल तो 90 डिग्री है। उसके बाद दूसरे एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि ये एंगल अगर R है, जैसे इंसिडेंट रे का इंसिडेंट रे का मिरर के साथ नॉर्मल, ये अगर I है, ये क्या है I है, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इस नॉर्मल का इसके साथ एंगल I, तो ये एंगल अगर I है तो ये एंगल भी I होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होता है। और तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर ये एंगल I है तो क्या ये एंगल भी I होगा? Yes, sir. Yes, sir. Z से देख सकते हो। और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये अगर I है तो ये भी I होगा। अरे ये एंगल भी तो I होगा। Yes, sir. तो अब इन दोनों ट्रायंगल के क्या दो एंगल अगर सेम हो गए तो थर्ड एंगल भी सेम होगा? Yes, sir. Yes. और तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं मैं?
हाँ Yes, सर। तो हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये अब आगे से एक बार अपन ने चेक कर लिया, आगे से अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का अगर मिरर के साथ ट्रायंगल बनाओगे, मिरर को एक्सटेंड करके या मिरर के साथ, तो वो दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो डायरेक्टली देख सकते हो, देखो कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। और ये लेंथ अपने को पता है कितनी थी, ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है। इसका मतलब इस साइड से ये साइड डबल है। इसका मतलब डेफिनेटली ये लेंथ, अगर ये लेंथ कितनी होगी बताओ, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस था, तो ये लेंथ कितनी होगी, d/2। तो अगर ये d/2 है तो ये कितनी होगी बताओ, d होगी क्या, यस सर। डबल होगी। अच्छा, ऐसे कैसे सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनका मिरर के साथ ट्रायंगल बनाया, तो जैसे इधर था वैसे इधर भी ये लेंथ कितनी आएगी बताओ, D. d। तो ये d है तो ये भी d होगी, ये d है तो ये भी d होगी। तो टोटल मेरे को सोच के बताओ कि कितनी डिस्टेंस के अंदर ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी, या फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3D. 3D। तो टाइम कितना आ जाएगा, क्या 3D अपॉन v हो जाएगा। yes, sir. यस सर। कि इतनी डिस्टेंस के अंदर ये ऑब्जर्वर मूव करेगा तब इसकी इमेज दिखेगी। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस 3d, वेलोसिटी v, 3d अपॉन v। कितने टाइम के लिए उसको इमेज दिखेगी, उसके बाद इमेज नहीं दिखेगी, इससे पहले भी नहीं दिखेगी, इसके बाद भी नहीं दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। यही क्वेश्चन आईआईटी 2005 के अंदर आया हुआ, अपने को समझाने में बहुत टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो तुम तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्री लगाना एकदम सिंपल है। ज्योमेट्री कैसे लगाओगे, मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन लिख लेता हूं, थ्योरी इसकी सिंपल। देखो, अपने को हमेशा क्या करना है, इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे का मिरर के साथ और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल अपने को मान के इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। कैसे, जैसे इसको मैं O बोल देता हूं, O P Q R और इसको S बोल देता हूं। तो O P Q ट्रायंगल O P Q एंड ट्रायंगल Q R S, triangle QRS are similar triangle, therefore इनकी sides का ratio of similar sides should be equal। रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमिलर साइड का। तो दिस यानी PQ अपॉन QS should be equal to PO या OP अपॉन SQ। इन दोनों का साइड्स का रेशियो इक्वल रख दिया। और OP ये तो अपने को पता है कितना है, SQ ये कितना है 2L, और PQ ये अपने को पता है D है, तो यहां से QS आ जाएगा अपने पास 2D, सॉरी PQ कितना है, PQ D/2 है, सॉरी
तो ये आ जाएगा डी। और क्यू एस अगर डी हो गया तो सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस भी डी होगी, तो टोटल डिस्टेंस 3d हो गई, और टोटल डिस्टेंस 3d हो गई तो टाइम हो गया 3d/v। तो आराम से सोच के समझ लो और फिर मेरे को बताओ ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा कैसा एग्जांपल अभी तुमसे करवाऊंगा मैं, ट्राई होना चाहिए सबसे। समझ में आया या नहीं आया? समझा। सब लोग समझ गए? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? तो अगले एग्जांपल पे आ जाएं अपन। इसको रफ कर दूं मैं? नो सर, 2 मिनट। जल्दी नोट कर लो। इसको रफ कर दो क्या? यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझो। अपन ने क्या किया है कि यहां पे एक मिरर प्लेस किया है। इस मिरर की लेंथ अपने को नहीं पता, मिरर की लेंथ तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मतलब लेंथ अपने को मिरर की लेंथ ही फाइंड आउट करनी, कितनी लेंथ होनी चाहिए, जिससे यहां पे कोई आदमी खड़ा है ऐसे, ये कोई आदमी खड़ा है, यहां पे कोई पर्सन है और इसकी आंखें लेट से कि यहां पे है, यहां पे इसकी आंखें हैं, यहां पे इसकी आईज है, यहां पे इसका हेड है और यहां पे इसके पैर है। तो यहाँ पे इसके पैर है, यानी ये इसका बॉटम पार्ट है, ये इसका टॉप एंड है और यहाँ पे इसकी आईज है। ये कोई आदमी है और आईज से हेड के बीच में जो लेंथ है वो तो कुछ लेंथ एक्स है और आईज से जो बॉटम पार्ट तक लेंथ है वो कुछ वाई है। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर so that person can see full image of himself। खुद की जो है पूरी इमेज एक साथ देखने के लिए इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ना कभी कभी कि छोटा मिरर लेते हैं तो अपने को पूरी इमेज नहीं दिखती, और बड़ी करते हो तो इमेज अपने को ज्यादा दिखती है। लेकिन कभी कभी अगर अपन कुछ पर्टिकुलर लेंथ के इमेज के सामने खड़े हो जाते हैं, बड़े इमेज मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अपने को पूरी की पूरी फोटो एक साथ दिखती है, पूरी की पूरी इमेज एक साथ दिखती है। तो कितनी लेंथ का मिरर लेना चाहिए? मिनिमम लेंथ सबसे कम से कम कितनी का लेना चाहिए? उससे बड़ा लोगे तो हमेशा दिखे, जिससे इसको पूरी फोटो दिख जाए अपनी। क्वेश्चन सबको क्लियर है या बताने की जरूरत है? एक बार रिपीट करो।
हाँ, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, एक पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे उसके सामने ऐसे मिरर प्लेस किया हुआ है। अब मिरर की साइज कितने रखनी चाहिए कम से कम, जिससे उसको पूरा फोटो दिख जाए, खुद का पूरा इमेज दिख जाए, फुल लेंथ इमेज दिख जाए, ठीक है। अरे क्वेश्चन अब तो समझ आया क्या? क्या मिरर और उसके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा ना वो। क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कुछ भी मान लो अपने अकॉर्डिंग, जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर के लिए। कुछ भी डिस्टेंस मान लो, लेट्स से कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ डी मान लो, जरूरत नहीं है, मान लो डी। तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, उसके बाद ट्राई करना। तुम कुछ सोचो कि पूरी इमेज कब दिखेगी। पूरी इमेज तब दिखेगी जब उसके जो पैर से जो रेज आ रही है, यानी बॉटम पार्ट से, सबसे बॉटम पार्ट से जो रेज आ रही है, वो रेज रिफ्लेक्ट होके अपनी आंखों तक पहुंचे, आंखों में तो दिखेगी इमेज, और सबसे जो टॉप पार्ट है उससे रेज जो जा रही है, वो रेज भी रिफ्लेक्ट होके वापस आंखों तक पहुंचे। अगर ऐसा हो रहा है तब तो डेफिनेटली उसको इमेज दिखेगी। अभी दोनों जो रेस जा रही है, अगर अपने को कम से कम लेंथ चाहिए, इसका मतलब मिरर की एक्सट्रीम पोर्शन से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो उससे बड़ा मिरर लोगे तब तो हमेशा ऐसा होगा। तो देखो अपना क्वेश्चन ये है कि यहां से इसके टॉप एंड से जो रेस आ रही है वो इसके एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस इसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। पहली चीज, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, इसके टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट से जो रेस आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये दोनों रेस ऐसे पहुंच गई इसकी आंखों तक, तो बीच वाली रेस तो ऑटोमेटिकली पहुंचेगी, सही मतलब पूरा उसको फोटो दिखेगा, इसका इमेज यहां दिख गया, इसका इमेज यहां दिख गया, तो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट अगर दिख रहा है, बीच वाला पार्ट तो डेफिनेटली दिखेगा। तो अब अपने को ये डायग्राम बना लिया, अब अपने को लेंथ निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हो तुम। मैंने अभी बताया था कैसे निकालोगे। हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ एंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ ट्रायंगल बनाओ। तो देखो सबसे पहले मैं यहां से, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, तो इस रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ मैंने बना लिया, मिरर के साथ तो ट्रायंगल बना ये वाला ट्रायंगल। थोड़ा सा सही से बना लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल बना, ये, और इंसिडेंट रे का मिरर के साथ ट्रायंगल बनाओगे तो कुछ ये बनेगा। ये तो अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जैसे मैं नाम बोल दूं तो ये तो ई है, ये पी क्यू आर बोल देता हूं, और ये तो एफ है इसी। तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? क्यू एफ आर, क्यू एफ आर एंड क्यू ई पी।
और सिमिलर ट्रायंगल, तो फिर इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल ही है, तो फिर ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों साइड इनमें इक्वल है ना दोनों, तो ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये लेंथ मिरर की यहां से यहां तक लेंथ वही होगी जो यहां से यहां तक लेंथ होगी। तो ये अगर लेंथ, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, +y/2 टोटल लेंथ कितनी है, y है, तो उसकी आधी आधी हो जाएगी, यानी ये भी y/2 हो गई और ये भी y/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आ रही है? यस सर। ऐसे कैसे वापस से इंसिडेंट रे का मिरर के साथ तुम ट्रायंगल बनाओ, ये बना लिया। रिफ्लेक्टेड रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ ट्रायंगल, तो ये है इसे, मतलब अब कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो गई, पी क्यू आर हो गया, इसको एस बोल देता हूं, एस टी। तो यहां से तो अपने को पता चल रही है कि पी क्यू जो है वो y/2 है। एक और कंपेयर कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, दिस एंड दिस, कि एच टी एस ट्रायंगल एस टी एच एंड एस ई पी, इन दोनों ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूं कि अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ये दोनों लेंथ तो इक्वल ही है, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है x, तो ये कितनी होगी, x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2। तो यहां से अपने को पता चल गया कि sp की वैल्यू x/2 हो गई। तो मेरे को बताओ टोटल मिरर की लेंथ कितनी हो गई, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी हो गई, x + अरे बोलो, y/2 x प्लस y/2, और x प्लस y क्या था, लेंथ ऑफ पर्सन। इसका मतलब कभी भी अगर अपने को फुल साइज की इमेज देखनी है, यानी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, तो जितनी पर्सन की लेंथ है उसके हाफ साइज का अगर तुम मिरर ले लोगे तो उसको पूरी की पूरी फोटो दिखाई देगी। ये डायरेक्टली रिजल्ट के टाइप से भी अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो नोट डाल के लिख लो। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा बोल दे कि क्या हर केस में, क्या ये मिरर अगर मैं किसी पर्सन की हाफ साइज का ले लूं, क्या तो हमेशा इसको पूरी इमेज दिखेगी? नो सर। किसी डिस्टेंस नो पर सर। दिखे। नहीं, सिमेट्रिकली प्लेस करना पड़ेगा अपने को। जैसे इस मिरर को तुमने यहां प्लेस किया, कहीं ऊपर प्लेस कर दिया, तो ये पूरी फोटो देख पाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। No, सिमेट्रिकली प्लेस करने के बाद तुम्हें हाफ साइज का लेना पड़ेगा, और सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करते हो फिर तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कितना लेना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है। फिर तो जितना दूर जाते जाओगे उतना बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू कम होता जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? sir. ठीक है, इसको ऑफ कर दूं मैं? यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट। लाइट गई। सर 3 ब्लैक हो गए।
हाँ लाइट हो गई, लाइट चली गई भाई। तो मैं एक नोट बोल रहा हूँ, वो नोट डाल के लिख लो पहले। इसी के क्वेश्चन जो जहां पे क्वेश्चन तो नोट कर लिया था ना सबने। Yes. हाँ Yes. तो मैं नोट डाल, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट डाल के लिख लो फटाफट। लिखो, नोट डाल के लिखो। बोलूं क्या मैं? हाँ. minimum length of a plane mirror, minimum length of a plane mirror, minimum length of a plane mirror, minimum length of a plane mirror to form complete image of a object, to form complete image of an object is half the size of object, is half the size of object, is half the size of object. ब्रैकेट में लिख देना when symmetrically placed, when symmetrically placed, when symmetrically placed. हाँ तो इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो फिर मैं आज ये पावर कट हो गया तो क्लास एंड करते हैं अपन। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर सिमेट्रिकली बोलो। प्लेस्ड मतलब एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब एकदम सेंटर में आना चाहिए ना? नहीं सेंटर में नहीं, आंखों के सेंटर में होना चाहिए। मिरर का जो मिड पॉइंट है ना, अपनी बॉडी का, मिरर के लिए है ना, तुम्हारी बॉडी का सेंटर आंखें हैं, क्योंकि अपनी रिफ्लेक्टेड रेस कहां पहुंचनी चाहिए? आंखों पे पहुंचनी चाहिए। तो अपनी जो आईज है, आईज के हिसाब से सिमेट्रिकली होना चाहिए। तुमने देखा होगा लेंथ की, आईज के ऊपर लेंथ x/2 आ रही थी, नीचे y/2 आ रही थी, यानी नीचे वाले पार्ट का इमेज, नीचे वाले पार्ट का इमेज आंखों के नीचे जो पोर्शन था मिरर का वो बना रहा था, और ऊपर वाले पोर्शन का इमेज जो आंखों के ऊपर था मिरर का पोर्शन वो बना रहा था। तो अगर आंखों के नीचे अगर लेंथ जिस रेशियो में है उसी रेशियो में मिरर नीचे होना चाहिए। जैसे तुम्हारी लेंथ जो है आंखों के नीचे है 2 मीटर और आंखों के ऊपर है 1 मीटर, तो मिरर भी जो है आंखों के लेवल के हिसाब से उसके 2 पार्ट तो नीचे होने चाहिए, 1 पार्ट ऊपर होना चाहिए, मतलब 2:1 में होना चाहिए। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। अरे एक बार फोटो देखो ना, वो जो अपन ने बनाया है कि मिरर वो कैसे प्लेस करना चाहिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अपनी बॉडी है ना आईज के रेस्पेक्ट में, वैसे के वैसे इमेज होना चाहिए आईज के रेस्पेक्ट में, सॉरी मिरर होना चाहिए आईज के रेस्पेक्ट में, बॉडी के रेशियो में। मतलब सर मिरर का सेंटर आईज के लाइन में आना चाहिए ना? नहीं सेंटर आना जरूरी नहीं है। अपने जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अपनी आईज के रेस्पेक्ट में अगर अपनी बॉडी 2:1 में या 5:1 में या 6:1 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपनी आईज के लेवल में जो पॉइंट है मिरर का, वो पॉइंट भी मिरर को उसी रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ। ठीक है, तो क्लास को एंड कर दूं मैं? क्लास में कोई डाउट तो नहीं है जितना अपन ने किया है उसमें? No, sir. ठीक है।